14 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ दिल्ली में रात के ठीक 12 बजे 14 अगस्त 1947 रात के लगभग 12 बजने वाले थे। दिल्ली की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। भारत माता की जय के नारे आसमान में गूंज रहे थे। लोग नाच रहे थे। एक नया इतिहास लिखे जाने वाला था। लेकिन उसी रात भारत की सीमाओं पर हजारों नहीं लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे थे। किसी की गोद में छोटा बच्चा था, किसी के हाथ में सिर्फ एक छोटी सी गठरी और किसी के पास अपने परिवार की आखिरी तस्वीर। एक तरफ आजादी का सबसे बड़ा जश्न और दूसरी तरफ इंसानी इतिहास का सबसे दर्दनाक पलायन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अंग्रेज जो लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज करते रहे, उन्होंने अचानक भारत छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या ये सिर्फ महात्मा गांधी के आंदोलन की वजह से हुआ? क्या क्रांतिकारियों की कुर्बानी ने अंग्रेजों को झुका दिया, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे भारत की आजादी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात तक। और वीडियो के अंत में हम उस सच पर भी बात करेंगे जिसने आजादी की खुशी को लाखों परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बना दिया। साल था 1600। ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उनका उद्देश्य था मसाले, रेशम, कपास और व्यापार। लेकिन कुछ ही दशकों में व्यापार साजिश में बदल गया। 1757 प्लासी का युद्ध, यही वो मोड़ था जहां एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने लगी। इसके बाद 1764 का बक्सर युद्ध, 1799 में मैसूर का पतन, 1818 में मराठा शक्ति की हार और फिर 1849 तक भारत का एक विशाल हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। किसानों पर भारी कर लगाए गए, कारीगरों के उद्योग टूटने लगे, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा और बदले में महंगा तैयार सामान भारत में बेचा जाने लगा। एक समय जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो धीरे धीरे औपनिवेशिक शोषण का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां अन्याय बढ़ता है वहीं विद्रोह की पहली चिंगारी भी जन्म लेती है। 1757 से 1857 इन 100 वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य लगातार मजबूत होता गया। लेकिन भारत के लोगों के भीतर गुस्सा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था। जमींदारी नीतियां, भारी कर, राजाओं की रियासतों का विलय, धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव सब मिलकर एक ऐसे तूफान को जन्म दे रहे थे जिसे अंग्रेज समझ ही नहीं पाए। फिर आया 1857, एक कारतूस जिसके बारे में कहा गया कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने वर्षों से दबे गुस्से को आग में बदल दिया। 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुई बगावत कुछ ही दिनों में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैल गई। ब्रिटिश साम्राज्य, जिसे अपनी ताकत पर घमंड था, अब पहली बार पूरे भारत में उठते विद्रोह का सामना कर रहा था। लेकिन क्या ये क्रांति भारत को आजादी दिला पाई, या ये सिर्फ उस लंबे संघर्ष की शुरुआत थी जो आखिरकार 15 अगस्त 1947 तक पहुंचने वाला था? 1857 मेरठ से उठी चिंगारी अब पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा चुके थे। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से विद्रोह का नेता घोषित किया गया। कानपुर में नाना साहिब ने मोर्चा संभाला। झांसी में एक युवा रानी ने इतिहास बदलने की ठान ली। वो थी रानी लक्ष्मीबाई।
घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और दिल में सिर्फ एक संकल्प, अपनी धरती की रक्षा। लखनऊ, बरेली, ग्वालियर, हर तरफ अंग्रेजी शासन को चुनौती मिल रही थी, लेकिन ब्रिटिश सेना संगठित थी और संसाधनों में कहीं अधिक शक्तिशाली। कई महीनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद 1858 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। हजारों भारतीय मारे गए, अनेक नेताओं को फांसी दे दी गई और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। पहली नजर में ये अंग्रेजों की जीत थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। 1857 ने अंग्रेजों को पहली बार ये एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ रियासतों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता है जो अवसर मिलने पर एकजुट होकर साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। इसी विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, लेकिन भारतीयों के मन में आजादी का सपना अब बुझने वाला नहीं था। 1857 के बाद संघर्ष का स्वरूप बदलने लगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में मांगे सीमित थीं, लेकिन समय के साथ देश की आवाज बुलंद होती गई। फिर 1915 दक्षिण अफ्रीका से एक दुबले पतले वकील भारत लौटे। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सत्य और अहिंसा। 1919 ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। देश भर में विरोध शुरू हुआ और फिर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों निहत्थे लोग एक शांतिपूर्ण सभा में मौजूद थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचा। बिना चेतावनी गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। ये घटना सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे भारत की आत्मा को झकझोर गई। यही वो पल था जब लाखों भारतीयों का ब्रिटिश शासन से बचा हुआ विश्वास भी टूट गया। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और पहली बार आजादी की लड़ाई जन जन का आंदोलन बन गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी दांडी मार्च होना बाकी था, भारत छोड़ो की गूंज उठनी बाकी थी और ऐसे क्रांतिकारी सामने आने वाले थे जिनके नाम आज भी हर भारतीय गर्व से लेता है। 1920 के दशक में भारत की आजादी की लड़ाई अब केवल नेताओं तक सीमित नहीं रही थी। ये जन जन की लड़ाई बन चुकी थी। गांवों से लेकर शहरों तक छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगा। फिर आया 12 मार्च 1930, गुजरात का साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने 78 साथियों के साथ एक ऐसी यात्रा शुरू की जो इतिहास में दांडी मार्च के नाम से अमर हो गई। लगभग 390 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया और ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती दे दी। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला कदम कैसे एक साम्राज्य की नींव हिला सकता है। लेकिन भारत की आजादी की कहानी सिर्फ अहिंसा की कहानी नहीं थी। उसी दौर में कुछ युवाओं ने हथियार उठाने का फैसला किया। उनका मानना था कि आजादी बलिदान मांगती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों ने अपने विचारों और साहस से पूरे देश के युवाओं को प्रेरित किया। 30 मार्च 1931 तीनों को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी आवाज फांसी के फंदे से भी ऊंची साबित हुई। इनकलाब जिंदाबाद आज भी भारत की आजादी के सबसे शक्तिशाली नारों में गिना जाता है। और इस संघर्ष में भारत की बेटियां भी किसी से पीछे नहीं थी। मैडम भीकाजी कामा ने विदेश की धरती पर भारत की स्वाधीनता के विचार को दुनिया के सामने रखा। अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराकर आंदोलन की नई पहचान बन गई। भारत की आजादी करोड़ों भारतीयों की साझी लड़ाई थी। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध।
पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका था। ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर पड़ता जा रहा था। इसी दौरान महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, और शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। देश भर में हजारों प्रदर्शन हुए, लाखों भारतीय गिरफ्तार किए गए, लेकिन आजादी की मांग अब रुकने वाली नहीं थी। इसी बीच एक और आवाज भारत की सीमाओं से बाहर गूंज रही थी। वो आवाज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और लाखों भारतीयों में नई उम्मीद जगाई। उनका संदेश साफ था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालांकि युद्ध के अंत तक आजाद हिंद फौज सैन्य जीत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसके मुकदमों ने पूरे देश में अभूतपूर्व जनसमर्थन पैदा कर दिया। फिर आया 1946। रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मुंबई से शुरू हुआ यह आंदोलन कराची, कोलकाता और कई अन्य शहरों तक फैल गया। ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक गंभीर चेतावनी थी। उधर द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। इतिहासकार मानते हैं कि जन आंदोलन, क्रांतिकारियों का संघर्ष, आजाद हिंद फौज का प्रभाव, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां, इन सभी कारणों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के निर्णय तक पहुंचाया। फरवरी 1947 ब्रिटेन ने घोषणा की कि सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, लेकिन एक ऐसा फैसला भी लिया गया जो आने वाले समय में लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा, भारत का विभाजन। और यहीं से शुरू होती है 15 अगस्त 1947 की सबसे भावुक, सबसे दर्दनाक और सबसे ऐतिहासिक रात की कहानी। साल 1947। ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इस आजादी के साथ एक ऐसी लकीर भी खींची गई जिसने सदियों से साथ रहने वाले लोगों को दो देशों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। सीमाएं तय हुई, लेकिन दिलों की दूरियां एक ही रात में नहीं बनती। जो कल तक पड़ोसी थे, वे अचानक दो अलग देशों के नागरिक बन गए। करोड़ों लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो गए। भरी हुई ट्रेनें, अनंत पैदल काफिले, बिछड़ते परिवार और आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या हम कभी वापस लौट पाएंगे? इतिहासकार इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी जन स्थानांतरणों में से एक मानते हैं। और फिर आ गई 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात। दिल्ली संविधान सभा घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। देश भर की निगाहें एक ही पल पर टिकी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। सदियों की गुलामी आखिरकार समाप्त हो चुकी थी। देश भर में घंटियां बजी, जयकारे गूंजे, तिरंगे लहराए और लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन उसी समय सीमा के दोनों ओर लाखों परिवार अपने बिछड़े अपनों को खोज रहे थे। यही भारत की आजादी का सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक ओर स्वतंत्रता का उत्सव, दूसरी ओर विभाजन का दर्द। फिर भी इन तमाम कठिनाइयों के बीच भारत ने लोकतंत्र, संविधान और एक नए भविष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। आज जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, तो वो सिर्फ हमारी आजादी का प्रतीक नहीं,
बल्कि उन लाखों ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की साहस, त्याग और बलिदान की याद भी दिलाता है, जिनकी बदौलत हम आज एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। इसलिए जब भी आप 15 अगस्त का उत्सव मनाएं, तो सिर्फ जश्न ही नहीं, उन अनगिनत लोगों को भी याद कीजिए जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही सच्ची, शोध आधारित और सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इतिहास की हर अनकही कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा इतिहास के एक और रहस्यमयी और रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।